नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गार्ड अकेडमी में। तो चलिए बात करते हैं हम लोग वीडियो से संबंधित। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं दो स्कूलों से जुड़ा हुआ हूँ। एक तो अपने पास है, देखिए, नेहरू स्कूल गाड़ाखेड़ा, जिसके जो संचालक हैं वो सुबीर सिंह जी भास्कर हैं। इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, यानी कि इस स्कूल के छात्र हैं या छात्रा हैं, वो इन सर के पास कांटेक्ट कर सकते हो, सुबीर सिंह जी सर के पास कांटेक्ट कर सकते हो। और एमडी स्कूल वाले जो हैं, एमडी स्कूल के जो बच्चे हैं, वो लोग पलाश सिंह जी डांगी के पास कॉल कर सकते हो। उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरा किया जाएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका विद्यालय आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, सभी टीचर्स आपके साथ हैं। आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। कल हमने पढ़ लिया था, लास्ट जो वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 10 का परिचय, यानी कि बिंदु पथ का परिचय हमने कल पढ़ लिया था। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं 10.1 स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्टिंग में जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, सत्य व असत्य वाले प्रश्न आते हैं। देखिए, सत्य व असत्य वाले प्रश्न बहुत ही सिंपल से लगते हैं, लेकिन उनको समझना बहुत ही जरूरी होता है। उसके मूल बिंदु यानी कि जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इन प्रश्नों को। और पहला ही प्रश्न है अपने सामने कि किसी रेखा से समान दूरी पर स्थित, यानी कि कोई रेखा है और उससे समान दूरी पर स्थित, एक रेखा से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में समदूरस्थ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समदूरस्थ बोल सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये एक रेखा खींच दी, ये खींच दिया हमने एक रेखा। तो इस रेखा से, देखिए, इस रेखा से समान दूरी की बात करते हैं। तो मान लो कि ये एक बिंदु है, एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय बोले तो समूह, समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह होता है, समूह, ग्रुप, एक ही बात होती है, ठीक है ना। समूह यानी कि काफी बिंदु होंगे अपने पास। तो समान दूरी पे स्थित बिंदुओं का समुच्चय या समूह, यानी कि प्रत्येक बिंदु समान दूरी पे होगा और समान दूरी पे स्थित होगा। तो ये जो बिंदुओं का बिंदु पथ है, ये तो ऐसे बोल रहा है कि रेखा होगा, यानी कि रेखा होगा, लेकिन वास्तव में ये रेखा ही नहीं होगा। देखिए, ये अगर अपने पास सारे बिंदु इस बिंदु से समान दूरी पे स्थित है, तो ये न केवल रेखा होगा, बल्कि ये क्या होगा? समांतर रेखा होगा। क्या होगा? समांतर रेखा होगा। ये जो बिंदु पथ है वो क्या होगा? समांतर रेखा होगा। देखिए, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। अगर इससे समान दूरी पे प्रत्येक बिंदु समान दूरी पे स्थित होगा तो ये क्या होगी? ये समांतर रेखा होगी, क्योंकि समांतर का मतलब ही क्या होता है कि सम प्लस अंतर। क्या होता है? सम प्लस अंतर। और सम का मतलब होता है समान, और अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर। यानी कि क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी? समांतर रेखा कहलाएगी। यानी कि इस रेखा और इस रेखा के बीच प्रत्येक बिंदु का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यही ये बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु है वो समान दूरी पे स्थित है, और समान दूरी पे स्थित है तो इसने बोला कि ये रेखा होगी, लेकिन रेखा नहीं होगी। तो क्या होगी? ये समांतर रेखा होगी। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वाला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न? ये पहले वाला जो प्रश्न है वो क्या है भैया? असत्य है, सत्य नहीं है। अगर ये रेखा की जगह अगर समांतर रेखा देता तो क्या हो जाता? सत्य हो जाता, लेकिन इसने सिर्फ रेखा ही दिया है, तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की। चलिए इसको मिटा देता हूं, ये तो हो गया। अगर समझ में ना आया हो आपको तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हो। अच्छा, एक और बात बताता हूं, क्या है कि हम लोग YouTube पे पढ़ा रहे हैं, तो इसमें मैं स्पीड धीरे पढ़ा रहा हूं। अगर फास्ट लग रही है तो मेरे को बता देना, मैं स्लो कर दूंगा। लेकिन इस YouTube में भी आपके पास ऑप्शन है। YouTube में क्या करोगे आप? साइड में जो तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु हो गए, डॉट डॉट डॉट, इस पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं क्वालिटी के, और एक होती है स्पीड के। तो हम लोग इससे स्पीड ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, और क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। काफी बार क्या कि 144 पे चलता रहता है तो हमारे पास क्लियरिटी नहीं दिखती है, जो भी लिखा गया बोर्ड पे वो नहीं दिख पाता है। तो आप लोग क्या करोगे? वहां से क्वालिटी बढ़ा लेंगे ताकि हमें अच्छा दिखाई दे सके। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि स्पीड की। स्पीड क्या होता है? काफी बार तेज होती है, काफी बार कम होती है। तो आप लोग यहां से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जिसको ज्यादा की जरूरत है, यानी कि स्पीड ज्यादा चाहिए, ऐसे लग रहा है कि स्लो पढ़ा रहे हैं सर, तो आप लोग स्पीड ज्यादा कर सकते हो। और ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है तो वहां से आप लोग कम भी कर सकते हो। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये थी वीडियो की बातें। सेकंड प्रश्न पे जब हम लोग आते हैं तो सेकंड प्रश्न में पूछा गया कि तीन दिए गए बिंदु संरेख होंगे
तभी होंगे। देखिए इसने बोला कि 3 दिए गए बिंदु सरेख तभी होंगे, तो इनसे पूछो कब होंगे भैया, कि जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं होंगे। देखिए 3 बिंदु ले लिए हमने, इसने बोला कि ये तीनों बिंदु सरेख तभी होंगे। जैसे पहला बिंदु ए मान लिया, दूसरा बिंदु बी मान लिया, तीसरा बिंदु सी ले लिया, ठीक है। तभी होंगे जब ये एक रेखा, कोई भी रेखा है, जैसे मैंने इसके समांतर कोई रेखा खींच ली, इस रेखा के अवयव के, ये रेखा यहीं से जा रही है, इस रेखा के ना, इस रेखा के बिंदुओं के, ये जो रेखा है इसमें जितने भी बिंदुओं के समुच्चय यानी कि समूह के अवयव नहीं होंगे। भैया एक बात बताओ, ये जो 3 बिंदु है ए बी सी, इस रेखा में जितने भी बिंदु हैं उनके समूह नहीं होंगे, तो क्या ये समांतर रेखा होगी? नहीं होगी, क्योंकि अगर समूह नहीं होंगे ना तो ये यहां स्थित नहीं होगा, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई साइड में होगा, और कोई साइड में होगा तो इनसे जो ये गुजरने वाली रेखा होगी ये क्या होगी? सरेख नहीं होगी, अर्थात तीनों बिंदु क्या होंगे? ये सरेख नहीं होंगे। और ये सरेख कब होंगे? ये जब तीनों इसके अवयव इस समूह के अवयव होंगे, यानी कि इस रेखा के जितने भी अवयव है ना, जितने भी अवयव है इसके समूह के अवयव होंगे, यानी इन अपने पास बिंदुओं का जो समूह होगा, बिंदुओं के जितने भी बिंदु समूह होगा उसके अगर ये तीनों बिंदु अगर अवयव हैं तो क्या हो जाएगा? ये सरेख हो जाएगा, अदरवाइज सरेख नहीं हो पाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि अवयव नहीं होंगे तब सरेख होगा। इसने क्या बोला था? देखिए तीनों बिंदु सरेख होंगे जब अवयव नहीं होंगे, लेकिन कंडीशन क्या थी कि अगर ये अवयव होंगे तो सरेख होंगे, अगर अवयव नहीं होंगे तो ये थोड़ा देखिए कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई कहीं भी होगा, कि अवयव नहीं है तो ये अपनी मर्जी से चलेंगे ना, और मर्जी से चलेंगे तो क्या होगा? ये अपने पास सरेख नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका असत्य लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको असत्य लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन भी असत्य हो जाएगा। अगर ये नहीं आता, देखिए समझने की कोशिश करें कि अगर ये नहीं आता तो सत्य हो जाता, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है इसलिए क्या हो गया? ये असत्य हो गया। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा तीसरा प्रश्न करवा दिया गया, ठीक है, चलो तीसरा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग। एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। देखिए एक वर्त है, तीसरा हो चुका है। देखिए दूसरा आप कर लेते हैं कि एक वर्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पे स्थित है। देखिए एक वर्त है, वो बिंदुओं का बिंदुपथ है, सिंपल सी बात है कि बिंदुओं का बिंदुपथ होता है, ठीक है, बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। लेकिन इसने बोला कि उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक निश्चित बिंदु से सदैव नियत दूरी पे, यानी कि निश्चित बिंदु ये हो गया, यानी कि इसका प्रत्येक बिंदु, इस बिंदुपथ का प्रत्येक बिंदु, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु ये, एक बिंदु से इससे दूरी देख ली हमने, एक बिंदु से इससे दूरी देख ली, और इसने बोला कि नियत दूरी, नियत मतलब एक फिक्स्ड दूरी, यानी कि समान दूरी, यानी कि जितनी दूरी पे ये बिंदु O है, ये मान लो A B C D E और ये F, ये बिंदु है, इनको मिला रखा मैंने। तो देखिए ये बोला कि चारों की चारों दूरी नियत है, नियत का मतलब समान फिक्स दूरी है, तो ये उन बिंदुओं का बिंदुपथ होगा ये एक वर्ती, ऐसा बोलना चाहा रहा। तो क्या इसने सही बोला, क्या इसने सत्य बोला, उसकी जांच करते हैं। भैया देखिए ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये एक नियत बिंदु से नियत दूरी है, यहाँ तक की जितनी दूरी ये होगी इतनी दूरी ये होगी, ये और ये सारी दूरियां बराबर क्यों होगी? क्योंकि एक ही वर्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। क्या है? एक ही वर्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अतः ये नियत दूरी होगी, ये बिंदु है वो नियत बिंदु होगा, और ये बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? वर्त होगा। तो ये हमारा जो सेकंड पर्सन था, फर्स्ट तो हमने मिटा दिया था, सेकंड पर्सन क्या हो गया? सत्य हो गया। देखिए पहला हो गया था, दूसरा हो गया था, तीसरा तो हमने कर ही लिया था, बात रहेगी चौथे पर्सन की। तो चौथा पर्सन देखते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। पहले में चौथा प्रश्न है, दो रेखाओं से, देखिए क्या दे रखा है अपने को, दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी। देखिए इसने बोला कि दो रेखाओं से समदूरस्थ, समदूरस्थ तो आ गया। देखिए समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर स्थित। क्या होता है? समान दूरी पर स्थित। तो देखिए इसने बोला कि दो रेखाओं से, ठीक है भैया, दो रेखाएं किस किस कंडीशन में हो सकती हैं? कि दोनों की दोनों रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, और दोनों की दोनों रेखाएं क्या कर सकती हैं? प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं। लेकिन इसने कोई कंडीशन नहीं किया, इसने सिर्फ इतना बोला कि दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं, तो हमारा फर्ज तो दोनों को बनाने का बनता ना, कि हो सकता है कि समांतर भी हो रेखाएं, और हो सकता है दोनों की दोनों प्रतिच्छेद रेखाएं भी हो। इसको नाम दे दिया मैंने AB, इसको नाम दे दिया CD, और ये वाला अपना AB, और ये वाला दे दिया मैंने CD। कोई दिक्कत है?
समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी कि इन दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। तो देखिए एक बार इस केस को लेते हैं, इस दोनों रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ, देखिए ये हो गया, ठीक है, बिंदुपथ, ठीक है। और इससे समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ देखिए कौन सा होगा, इस और इस रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ ये होगा, देखिए ये क्या होगा, बिंदुपथ होगा। इधर बढ़ाएंगे तो ये वाला बिंदुपथ होगा। तो बोला कि समांतर रेखा होगी, देखिए इसके अकॉर्डिंग तो समांतर रेखा होगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग समांतर रेखा होगी क्या? इसके अकॉर्डिंग समांतर रेखा बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ये पहले कंडीशन देता कि वे दोनों रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अगला डिसीजन ले सकते थे कि वो जो बिंदुपथ होगा वो समांतर होगा या नहीं होगा। लेकिन इसने आगे का जो मैटर है वो सही रूप से नहीं दिया, अतः डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि वो समांतर है या नहीं है। अतः इसलिए इसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। अगर ये डायरेक्टली बोलता है कि ये दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं, देखिए यहां बोल देता कि दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों रेखाओं से समांतर रेखा होगी, दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होगी, तो सत्य हो जाता। लेकिन इसने यहां समांतर नहीं दिया, सिर्फ रेखा दिया है, और सिर्फ दो रेखाएं, दो कंडीशन, दो क्या तीन कंडीशन में भी हो सकती हैं। जैसे कि देखिए ये दोनों रेखाएं क्या होगी, परस्पर समांतर, ये प्रतिच्छेदी रेखा, लेकिन एक और कंडीशन भी तो आती है ना, संपत्ति भी तो आती है। तो इसलिए यहां क्लियर नहीं किया है कि कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट का जो प्रश्न है वो देखिए, एक के प्रश्न में जो लास्ट का प्रश्न है वो देखते हैं क्या बोला है कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक होता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बार बार में ये हमारे काम भी आएगा। इसने बोला कि दो दिए गए बिंदु, अपने पास मैंने ले लिया कि एक बिंदु तो ये ए है और एक बिंदु ले लिया मैंने बी है, ठीक है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इसने बोला कि दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ यानी कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे, मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है, ये जो दूरी है इससे इसकी भी समान है, इससे इसकी भी दूरी क्या है, समान है, ठीक है। समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन दोनों बिंदु है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। पहले तो देखिए इन दोनों के बीच अंतर देखते हैं। एक तो काफी बार तो रेखा बोल देता है, काफी बार रेखाखंड बोल देता है। खंड का मतलब होता है छोटा सा भाग, और रेखा का मतलब क्या होता है कि रेखा का कोई अंत नहीं होता। देखिए ये दोनों तरफ एरो लगता है, इसका मतलब क्या है, ये रेखा है, और मैंने डॉट लगा के छोड़ दिया, इसका मतलब क्या, देखिए डॉट लगा के छोड़ देंगे मतलब ये यहां से स्टार्ट होती है यहां तक ही खत्म होती है, और ये एरो का निशान ये भी आगे तक जा सकती है, आगे तक जा सकती है। यानी कि रेखा का तो कोई अंत नहीं होता, रेखाखंड क्या होता है, एक पार्ट होता है, यानी कि रेखा का एक छोटा सा भाग क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। ये चीज समझ में आ गई होगी आशा करता हूं। चलिए आगे देखते हैं कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। अच्छा ये नाम तो समझ में आएगा, लंब अर्धक, लंब का मतलब 90 डिग्री, अर्धक का मतलब क्या होता है, आधा करने वाला, बराबर दो भागों में बांटने वाला, समद्विभाजित करने वाला, समान दो भागों में बांटने वाला, ठीक है, वो एक ही बात है। तो इसने बोला कि अगर हम लोग इसको मिलाएंगे, यानी कि इसका बिंदुपथ होगा बिल्कुल सीधा, इस बिंदु P का बिंदुपथ वो क्या होगा कि इसको बराबर दो भागों में बांटेगा और इस पे लंब भी होगा। भैया ये बात सत्य है, और ये बात क्यों सत्य है, प्रमेय 10.1 यही है क्या कि दो दिए गए बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है या फिर लंब समद्विभाजक होता है। अतः ये प्रमेय है और बार बार काम में आएगी। स्टार्टिंग की जो प्रमेय है प्रमेय 10.1 है, प्रमेय 10.2 है। देखिए एग्जाम में नहीं आएंगे लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने इनको करवाना भी नहीं है, 10.3 से करवाएंगे जितनी भी प्रमेय है तो, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे तो हमें ये प्रमेय याद करनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ाते हैं अपना आगे का प्रश्न। तो आगे का प्रश्न बढ़ाते हैं, उससे पहले मैं दो प्रमेय लिखा देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे थोड़ा सा। देखिए चलिए आप लोग कर लेना। एक प्रमेय तो क्या है कि देखिए आप समझा देता हूं, 10.1 तो क्या बोल रहा है उसको समझा देता हूं, आप लोग लिख तो सकते हो बुक से देखिए। 10.1 है प्रमेय, क्या 10.1 वो क्या बोल रहा है, यही प्रमेय थी 10.1 कि दो बिंदु हैं ए और बी है, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित, समान दूरी पे मान लो बिंदु P है
जो बिंदु ए से भी समान दूरी पे है, बी से भी समान दूरी पे है। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, तो बिंदुपथ तो ये वाला नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ भी ले जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ क्यों लेके जाए, हमें तो जो सिद्ध करना वो नीचे है, सारा का सारा सिस्टम ही नीचे है। इन दोनों बिंदुओं का बिंदुपथ, इन दोनों बिंदुओं को, कौन से बिंदुओं को, ए व बी, इन दोनों बिंदुओं, कौन से बिंदु की बात कर रहा है, जो स्टार्टिंग में दिया था ना, दो बिंदु, दो दिए गए बिंदुओं, तो इन दो दिए गए बिंदुओं की बात कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, इनको मिलाना पड़ेगा, मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है। यानी कि ये वाला जो बिंदुपथ है ये लंब तो होगा ही, और ये क्या होता है, अर्धक भी होता है। अर्धक मतलब बराबर दो भागों में बांट रहा है, यानी कि इतनी दूरी होगी ना, जितनी ये दूरी होगी इतनी ही दूरी क्या होगी, ये होगी, मतलब ये 5 का तो ये भी 5 का ही होगा, मीटर मीटर या फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और दूसरी कंडीशन 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इस साइड 90 का बनेगा तो इस साइड तो ऑटोमेटिक 90 का बनेगा। क्यों, क्योंकि सरल रेखीय कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का क्या होता है, सरल रेखीय कोण होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रमेय नंबर 10.2 की। 10.2 का मतलब क्या होता है कि इसका जस्ट विपरीत, सॉरी इसका विलोम देख लेते हैं, विलोम 10.1 का विलोम। 10.1 का विलोम का मतलब क्या हुआ, इसमें देखिए इसने क्या बताया था कि दो बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित बिंदु बताया था, बिंदु क्या होता है, लंब अर्धक होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं, क्या, किसी रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक, किसी रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, देखिए किसी रेखाखंड के लंब समद्वि भाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। दोनों बिंदुओं से क्या होता है, समदूरस्थ होता है। देखिए दोनों बिंदुओं से क्या होता है, अपने पास समदूरस्थ होता है। इस चीज को समझते हैं। इसने बोला कि किसी रेखाखंड के लंब समद्वि भाजक, ये एक रेखाखंड ले लिया, रेखाखंड तो इसके दो सिरे मिलेंगे, जहां बिंदु दो ले लिए मैंने, ए और बी ले लिए। इसने बोला कि रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक, तो हमने लंब समद्वि भाजक कर दिया, जो कि हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 14 में। ठीक है, अभी सिर्फ काम चला लेते हैं, मान लेते हैं कि लंब समद्वि भाजक खींच दिया मैंने। ठीक है, लंब समद्वि भाजक खींच दिया, ये लंब समद्वि भाजक खींच दिया। अब इसने बोला कि लंब समद्वि भाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, इस पॉइंट को समझना, प्रत्येक बिंदु यानी कि इस पे कोई भी अगर कोई भी बिंदु होगा, पी क्यू आर एस, कितने भी बिंदु ले लो, वो जो जितने भी बिंदु स्थित होंगे ना, इन दोनों बिंदु से समान दूरी पे स्थित होंगे। समान दूरी का मतलब हो गया बिंदु ए और पी की जितनी दूरी होगी, बिंदु पी और बी की भी उतनी ही दूरी होगी। यदि क्यू और ए की जितनी दूरी होगी ना, इतनी क्यू और बी की होगी। ऐसा नहीं है पी और ए की जितनी दूरी है इतनी क्यू और बी की हो जाएगी, नहीं, पी से अगर नाप रहे हैं तो हमें इस बिंदु को भी पी से ही नापना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर एस से देखते हो, देखिए ए एस का जितना मान होगा इतना ही एस बी का मान होगा। ये कहना चाहता है। देखिए बार बार काम में लेंगे, वैसे नॉर्मली याद हो जाएगी, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं, आराम से याद हो जाएगी, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। बस ये दो प्रमेय है, एक प्रमेय वैसे एक ही है, एक इसका विलोम है, वो थोड़ा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं है। और मैं लिखूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग प्रश्न स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर सेकंड में क्या दिया है, प्रश्न नंबर सेकंड में दिया है कि एक चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज है, उसके विकिरण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपने पास क्या है, एक चतुर्भुज है। सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया, तो ये रहा अपने पास एक चतुर्भुज। ठीक है, ये बनाया मैंने एक चतुर्भुज, ये चतुर्भुज को नाम दिया मैंने ए बी सी और डी, नाम दे दिया ए बी सी डी। चतुर्भुज को नाम दे दिया हमने ए बी और सी डी। इसने बोला कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखिए समझेंगे, हर एक चीज समझेंगे। इसका विकर्ण खींच दिया मैंने, विकर्ण क्या होता है, ऑपोजिट शीर्षों को मिलाने वाला। तो इसका ये वाला हो गया, सॉरी एक मिनट, ये हो गया। और बिंदु O पे मान लेते हैं ये प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों विकर्ण हो गए, A से C हो गया, एक हो गया B से D हो गया, सॉरी B से D हो गया। दोनों के दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है बुक के अंदर,
एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि एक ये समांतर चतुर्भुज है। इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए कितना अच्छा वर्ड है, हर एक चीज समझते जाएंगे। सबसे पहले तो इसने बोला कि एक चतुर्भुज एबीसीडी है, ठीक है। इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, जो भी वर्ड आएगा उसको अच्छे से खोलते हुए लिखेंगे, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित का जब हम लोग मतलब समझेंगे वो कितना हो गया, सम का मतलब होता है समान, और द्वि का मतलब होता है दो, और भाजित का मतलब होता है भागों में, यानी कि समान दो भागों में बांटते हैं। इसके विकर्ण परस्पर, परस्पर मतलब एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने एसी लिया तो एसी को बराबर दो भागों में कौन बांट रहा है, बीडी बांट रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। ये लाइन खींचते ही बराबर दो भागों में बट जाता है। इसी प्रकार से देखिए बी और डी लिया मैंने, बी और डी, देखिए ये बीडी है और मैंने जैसे ही एसी खींचा, जैसे मैंने एसी खींचा तो ये जो बीडी था, बी और डी, सॉरी डी और बी, ये बराबर दो भागों में बट गया, तो ये वाला पार्ट है ये वाले पार्ट के बराबर हो गया। हुआ या नहीं हुआ? देखिए जैसे ही मैंने ये एसी विकर्ण खींचा था तो ये बराबर दो भागों में बट गया, समद्विभाजक का मतलब ये होता है। लेकिन इसी प्रकार से जैसे एसी ने बीडी को बराबर दो भागों में बांटा, उसी प्रकार बीडी भी एसी को बराबर दो भागों में बांटता है। इसी चीज को तो बोलते हैं परस्पर। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे को बांटते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के बराबर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। देखिए मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया कोण 1, इसको नाम दे दिया मैंने कोण 2, इसको नाम दे दिया मैंने कोण 3, और इसको नाम दे दिया मैंने कोण 4। ऐसा क्यों किया, समझते हैं क्या ऐसा क्यों किया? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज की बात आती है तो इसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। समांतर चतुर्भुज की बात आती है तो समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो यानी कि अगर मेरे पास ये चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके समांतर होनी चाहिए और ये वाली भुजा इसके समांतर होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। एक चीज तो सर जी यहां से समझ में आ गई कि अगर हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या सिद्ध करनी पड़ेगी, समांतर सिद्ध करनी पड़ेगी। ठीक है, आमने सामने भुजाएं क्या सिद्ध करनी पड़ेगी, इसके समांतर सिद्ध करनी पड़ेगी। यहां तक ठीक है। अब प्रॉब्लम यह आ गई कि आमने सामने की भुजाएं जो है हम लोग समांतर कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आमने सामने की भुजाएं जो है हम लोग समांतर कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आमने सामने की भुजाएं समांतर सिद्ध करने के लिए हमारे पास कोण बने हुए हैं। कोण 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हम लोग देखिए एक वर्ड आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब होता है जेड की आकृति में बने हुए कोण। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था जेड की आकृति में बने हुए कोण, लेकिन सही बात क्या होती है उस चीज को समझते हैं। देखिए जेड की आकृति से मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, जब एक तिर्यक रेखा काटती है, देखिए ये दो समांतर रेखा होंगी, जब ये एक तिर्यक रेखा काटेगी तो अंदर की ओर बने हुए कोण, देखिए ये भी अंदर है और ये भी अंदर है, ये क्या होंगे, परस्पर एकांतर कोण होंगे। ये होगी एकांतर कोण के लिए परिभाषा, डेफिनेशन। लेकिन जब हम लोग इसका विलोम देखते हैं, इसका उल्टा करके देखते हैं तो क्या होता है, देखिए इसका उल्टा करके देखते हैं कि क्या एकांतर कोण तभी बनते हैं, कब बनते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। मतलब समझ में आया, यानी कि आपा क्या कहना चाह रहा है, ये सीधी सीधी एक ही बात कर जाओ, सीधी सीधी परिभाषा देखा तो क्या होगी, दो समांतर रेखा होंगी। ये रही अपने का दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा काट दिया है, और जब जेड की आकृति बना के देखा अंदर की तरफ जो कोण बना है तो एकांतर कोण होगा, या तो सीधी सीधी परिभाषा होगी। लेकिन जब अपन उल्टा तरीकों काम में लेगा, उल्टा तरीकों काम में लेगा तो क्या होगी रहा कि आपने क्या होना चाहिए कि देखिए स्टार्टिंग में क्या बोलो कि दो समांतर रेखाएं और लास्ट में बोलो एकांतर कोण कहते हैं। अब आपने उल्टो करना तो एकांतर से स्टार्ट करेंगे ना, तो बोलो देखो एकांतर कोण तभी बनते हैं, क्या कब बनते हैं भैया, एकांतर कोण तभी बनते हैं, यानी कि एकांतर कोण जब ही बनेगा, कब बनेगा रहा है, जब दो समांतर रेखा ने एक तिर्यक रेखा
काट दिया। ठीक है गुरुजी, बात तो समझ में आ गई, लेकिन यह कौन समझ में आई कि एना पर्सन से क्या संबंधित करोगा, रिलेट क्या करेंगे पर्सन से, रिलेट यो पर्सन अइया होगा का टच में अगर अइया जाओगे, देखो अपना ने ये दोनों समांतरशित करनी है, समांतरशित करनी है। तो देख या देखिए जेड की आकृति बनी गई भैया, या देखो जेड की आकृति बन गई, जेड की आकृति बन गई ना, अन दोनों समांतर सिद्ध करनी है, मतलब कोण 3 और कोण 4 ने क्या कर देना, एकांतर सिद्ध कर देना। देखो 1 मिनट ए मैं बना के दिखाऊंगा ना, अलग अलग एक कच्चो चित्र है, यो डी थो, यो सी थो, यो ए थो, यो बी थो, बस बाकी लाइन हटा दी मैं। यो कोण 3 है और यो कोण क्या है 4, यानी कि अन दोनों में एकांतर सिद्ध कर दूं, अन 3 और 4 में एकांतर सिद्ध कर दूं, तो क्या हो जा रहा है, ये दोनों जो रेखा है क्या हो जा, समांतर सिद्ध हो जा। और बिल्कुल ठीक अइया ही, बिल्कुल ठीक अइया ही, ये बिल्कुल ठीक अइया ही अन दोनों के लिए कर देना। और तक भी समझ में आ गई गुरुजी, समांतर सिद्ध करने के लिए एकांतर कोण सिद्ध करना पड़ेगा। और तक तो कहानी ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही है, लेकिन एकांतर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, जेड की आकृति तो पढ़ रही है और तो कोई दिक्कत ही को नहीं, मतलब सब कुछ चीज समझ में आ रही है कि जेड की आकृति वाले एकांतर कोण होते हैं, लेकिन एकांतर कोण का मान क्या होता है, परस्पर समान भी तो होता है, क्या होता है, समान भी होता है एकांतर कोण का मान, यानी कि 3 और 4 ने क्या करना है, बराबर करना है, 1 और 2 ने क्या करना, बराबर करना। अब बात आ गई बराबर क्या कर सका, देखो बराबर क्या कर सका, ध्यान दियो, बराबर कले देखो, एक तो यो त्रिभुज ऊपर वाला और एक यो नीचा वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज है अपने, एक तो ऊपर वाला है, एक नीचा वाला त्रिभुज है। जब आप दोनों त्रिभुज लेके चलना एम है और एम है, देखो कौन कौन सा है, देखो मैं अलग अलग निकाल के दिखाऊंगा ना। एक तो यो त्रिभुज है ऊपर वाला, ठीक है, डी सी ओ, और एक यो त्रिभुज है, देखो खोल के लिख लियो, थोड़ा छोटा बड़ा पढ़ के कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अपना तो समझना मतलब है ना, हमें तो समझने से मतलब है। ये दूसरा त्रिभुज है अपने पास ए ओ बी, यहां तक दिक्कत है। अब मैं देखो यो बोलोगे या वाली भुजा तो इंग बराबर है और या वाली भुजा इक बराबर है, दो भुजा बराबर होगी। तीसरे की बात करा, यो कोण ए का बराबर हो, देखो 9th में भी पढ़ा, छोटी क्लास में पढ़ा, क्योंकि करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो ये देखो ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, और 3 चीज जब बराबर होगी ना, 3 चीज, तो ये दोनों का दोनों त्रिभुज का हो जाएगा सर्वांग सम सिद्ध हो जा। सर्वांग सम क्यों हो रहा है, जिसका अंग अंग समान हो, जिसका सब कुछ समान, और सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव समान होते हैं। तो त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध करना है तो उसके लिए 3 चीजें बराबर कर दो, चाहे तो भुजा 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 कर दो, यानी कि एस 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 कर दो, चाहे एस ए एस यानी कि भुजा कोण भुजा कर दो, या फिर क्या कर देंगे हम लोग ए एस ए कर देंगे, यानी कि कोण भुजा कोण। इनका समझ में आ रहा है क्या, ये देखिए एस का मतलब साइड होता है, साइड का मतलब भुजा, और ये एस ए का मतलब एंगल होता है, सॉरी कोण भुजा कोण, ये सारे के सारे नियम है। देखिए सर्वांग समता का नियम है, एक और भी है वो भी बताएंगे आरएचएस का, लेकिन जब सर्वांग समता पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 11 में, तो हम लोग यहां से थोड़ा वापस मुड़ते हैं अपने पर्सन की तरफ, ऐसा नहीं है कि वहीं चले गए तो 11 में रह जाएंगे, थोड़ा और वापस मुड़ते हैं इसकी तरफ, यानी कि इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो जब सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो कोण बराबर हो जाएंगे, और कोण बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोण एकांतर सिद्ध हो जाएंगे, और जब एकांतर सिद्ध हो गए इसका मतलब लिख देंगे कि एकांतर कोण तभी बनते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखाओं को एक क्या काटती है, तिर्यक रेखा काटती है। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब देखिए इसमें लिखना थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ है ही नहीं ज्यादा इसके अंदर, तो लिखते हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हमें जो दिया है वो लिख देंगे, दिया है हमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमने वही लिखना है इसके अंदर जो दिया है। इसने दिया कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समांतर नहीं सिर्फ चतुर्भुज है। इसने दिया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, शॉर्टकट में लिख दो मैं, अच्छा लगा कि चतुर्भुज है, आप लोग पूरा लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एबीसीडी क्या है कि चतुर्भुज है, विकिरण विकिरण और कौन से भैया, एसी व बीडी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहां तक कोई दिक्कत है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, विकर्ण एसी व बीडी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात लगा के हम लोग लिख सकते हैं। ये तो इसका हिंदी का थ्योरेटिकल पार्ट था, इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे। देखिए समद्विभाजित करते मतलब समान दो भागों में बांटते हैं ना, तो इसको इसके लिए लिखेंगे अर्थात ओ ए बराबर क्या होगा, ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, और ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी। यहां से कोई दिक्कत है, ये चीज हमें दिया था।
अब देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना वो भी लिखना है, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है, तो हमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी, कौन सा चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना। देखिए चतुर्भुज को कैसे लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। आप लोग पूरा लिख लेना अगर चाहो तो। चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रश्न को। अब हमारे पास स्टार्ट होती है इसकी उत्पत्ति। देखिए रचना भी आती है, लेकिन रचना में ऐसा कुछ किया नहीं हमने, जो प्रश्न में बोल रखा वही क्या एक्स्ट्रा हमारी तरफ से जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रचना। लेकिन हम लोग डायरेक्ट ही चल रहे हैं, हम लोग दिया है सिद्ध करना, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हमने कुछ किया ही नहीं, जो बोला वही किया है। तो अब हम लोग चलते हैं उत्पत्ति की तरफ। देखिए उत्पत्ति में क्या होता है अपने पास, ध्यान से देखेंगे कि यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने त्रिभुज उठा लिए, दो कौन कौन से त्रिभुज भैया, कि त्रिभुज, क्योंकि मेरे को तो कोण बराबर सिद्ध करने हैं ना, पहले कोण सिद्ध होंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज डी ओ सी, ए ओ बी व सी ओ डी में, सी ओ डी में दोनों के दोनों त्रिभुज उठा लिए मैंने, ए ओ बी व सी ओ डी। देखिए नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाला त्रिभुज ले लिया। इसमें मैंने क्या किया, देखिए ए ओ जो भुजा है ए ओ बी में, इस वाले त्रिभुज में ए ओ भुजा तो ले लिया मैंने, ए ओ बोल दो, ओ ए बोल दो, एक ही बात है। ओ ए वो किसके बराबर भैया, ओ सी के बराबर। इस वाले त्रिभुज की किसके बराबर, ओ सी के बराबर। इस दूसरे की बात करते हैं, दूसरे में क्या, ओ बी जो भुजा है, सॉरी देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए जो वाला कोण है, कौन सा कोण, कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये जो वाला कोण है इस कोण के बराबर होगा। ये चीज तो देखिए अपने को दे रखा है, रीजन भी देना होता है, इसमें दिया है, दिया ना, देखिए दे रखा। और ये वाला क्या भैया, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, ये चीज थी शीर्षाभिमुख कोण। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तीसरा जो पार्ट आता है, देखिए तीन चीज जरूरी है। देखिए हमने यहां तक कर लिया था कि एओबी और सीओडी शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे की, अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे की कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब तीसरा पॉइंट देखिए, इसके दो पॉइंट बराबर कर दिया हमने, एक तो ये भुजा इस भुजा के बराबर और एक ये वाला कोण इस कोण के बराबर, लेकिन ये वाली भुजा भी तो इसके बराबर सिद्ध कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या किया कि अपने पास भुजा OB और बराबर OD, ये भी अपने को क्या दिया है, दिया है, ये भी क्या कर रखा अपने को, दिया है। ये दोनों भी दोनों त्रिभुज अलग निकाल के मैंने पहले समझा भी दिया था। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हो। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आए आपको तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, वीडियो को बैक करेंगे, दोबारा से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जहां से समझ में नहीं आया वहां से दोबारा से देखेंगे तो वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्न को। तो हमने ये तीनों चीज बराबर कर दी है, और तीनों चीज बराबर होती है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज COD। देखिए मैंने पहले भी बता दिया, एक बार फिर से बता रहा हूं कि एक्सरसाइज नंबर 11 आएगी तब हम सर्वांग समता और समरूपता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहां डिस्कस नहीं करते, यहां नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहां करने लग गए डिस्कस तो ये भी एक बड़ी एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज छूट जाएगी, बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए आप इसके बारे में इतना ही समझ लो, इसकी तीन चीजें बराबर करनी होती है। इसके नियम भी होते हैं कि कौन से नियम से सर्वांग सम सिद्ध हुआ, तो ये नियम हुआ SAS नियम से, SAS नियम से सर्वांग सम सिद्ध हो गया। SAS नियम से सर्वांग सम सिद्ध कैसे हुआ, देखिए कि SAS मतलब साइड एंगल, साइड साइड का मतलब भुजा होता है। तो देखिए ये पहली भुजा थी, फिर कोण था, फिर क्या है, भुजा थी, तो ये अपने पास सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अवयव, त्रिभुजों के सभी अवयव क्या होते हैं भैया, समान होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब एक ही है, क्या होता है, मतलब एक ही है। तो ये अपने पास थे कि सभी अवयव समान होंगे, तीन चीज बराबर कर दी, तो इन दोनों त्रिभुजों के जितने भी अवयव होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, समान होंगे। अर्थात मेरे को क्या लिखना है कि कोण जो अपने पास 4 है वो कोण तो 3 के बराबर हो जाएगा,
और जो कोण 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 के बराबर हो जाएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों कोण सिद्ध हो गए। इसको देखिए बराबर हो गए, इसको दिया मैंने समीकरण 1 व समीकरण 2। देखिए दोनों के दोनों बराबर सिद्ध हो गए, जेड की आकृति में भी बने हुए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से स्पष्ट है कि कोण 3 व 4 तथा कोण 2 व 1 परस्पर क्या भैया, एकांतर कोण है। परस्पर क्या है, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और आपको देखना है कि एकांतर कोण कब बनते हैं। देखिए एकांतर कोण तभी बनते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो अब हम लोग इसके लिए लिख देंगे कि एकांतर कोण तभी बनते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। एक तिर्यक, ये तिर्यक भैया, एक तिर्यक रेखा काटती है। देखिए तिर्यक रेखा काटती है मतलब कि ये दोनों की दोनों रेखा क्या होगी, समांतर हो गई। एक तो ये तिर्यक हो गई, इसके लिए एक ये तिर्यक हो गई, यानी कि अपने को मतलब तिर्यक से नहीं है, अपने को मतलब दोनों समांतर रेखाओं से है। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्थात AB व CD परस्पर समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। AB व CD क्या समांतर रेखा है। तो क्या लिख सकते हैं कि AB समांतर क्या, CD। ये हमने लिखा सिर्फ AB व CD के लिए इसी प्रकार लगा के। इसी प्रकार का मतलब होता है बिल्कुल सेम एज इट इज। इसी प्रकार से जैसे हमने इसके इन दोनों के लिए सिद्ध किया ना, इसी प्रकार से ये हो जाएगा कि AD और BC के समांतर होगा। तो क्या होगा, AD जो होगा वो समांतर किसके होगा, BC के भी समांतर होगा। तो देखिए ये AB किसके समांतर हो गया, AB किसके समांतर हो गया, ये AB, ये हो गया अपने पास CD के समांतर हो गया, और AD किसके समांतर हो गया, BC के समांतर हो गया। तो ये दोनों की चारों समांतर नहीं हो गया, AB समांतर CD और AD समांतर BC। अतः है या फिर हम लोग लिख सकते हैं अर्थात चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अर्थात एबीसीडी क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग उठा रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला देखिए कौन सा प्रश्न है, इसको मिटा रहा हूं। आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को बैक करके धीरे धीरे से आप लोग स्पीड कम करके इसको नोट कर लें। चलिए अब लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखिए क्या है, इसने बोला क्वेश्चन नंबर 3 में कि तीन ऐसरेख बिंदु ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा। देखिए बिंदुपथ क्या होगा और औचित्य भी दीजिए। क्या बोल रहा है कि अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए, कारण स्पष्ट करना है। सबसे पहले तो इस प्रश्न को अच्छे से समझना। देखिए आंसर खुद ब खुद आएगा, जो हमने कुछ वर्ड पहले पढ़े थे उसी के बेस पे सारा का सारा आंसर आ जाएगा। इसने बोला कि तीन ऐसरेख बिंदु है, ठीक है। हमने पहला बिंदु ले लिया ए, देखिए इसके सीध में लूंगा तो सरेख हो जाएगा, लेकिन हमें तो यूं ही लेने हैं बस। दूसरा बिंदु मैंने ले लिया बी, और तीसरा बिंदु चलो मैं इधर ले लेता हूं सी। तीनों की तीनों सरेख है क्या, तीनों की तीनों सरेख नहीं है। सरेख मतलब ऐसरेख, और इसने यही बोला कि तीन ऐसरेख बिंदुओं से समदूरस्थ। प्रश्न में बोला है कि तीन ऐसरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, ये पूछा हमें। बिंदुपथ क्या होगा, अपना कारण भी दीजिए। इसने बोला कि कारण भी दीजिए कि होगा क्या। देखिए बिंदुपथ पूछा, अब इसको अच्छे से समझते हैं, बाद में लेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट समझना जरूरी है इसके लिए। देखिए ए बी सी तीन ऐसरेख बिंदु ले लिए हमने, तीन ऐसरेख बिंदु ले लिए। अब हमें देखना यह है कि तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। चलिए हमने मिला दिया इन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ। तो हमने क्या किया, इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया। मिलाया क्यों, इसका रीजन भी दूंगा मैं।
देखिए इसने बोला था, जैसा भी बनता है एक बार के लिए कच्चा डायग्राम या बना लेंगे। देखिए इसने क्या बोला था कि तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, यानी कि हमें एक ऐसा बिंदु याद करना है, कैसा बिंदु, हमें एक ऐसा बिंदु याद करना है कि जो तीनों बिंदुओं से क्या हो, समान दूरी पे हो, तीनों बिंदु से समान दूरी पे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये जो तीन बिंदु दिए गए थे वो क्या बन गए, तीनों के तीनों शीर्ष बन गए, और तीनों शीर्षों से अगर मैं कोई बिंदु याद करना चाहूं तो वो बिंदु कौन सा होता था, परिकेंद्र होता था। परिकेंद्र की परिभाषा हमने स्टार्टिंग में देखी थी, क्या कि तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु था, तीनों शीर्षों से क्या था, समदूरस्थ बिंदु था। ये तो यहां तक था कि ठीक है, परिकेंद्र याद कर लेंगे, समझ में आ गया कि इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पे स्थित बिंदु याद कर लेंगे। पहले मैंने इनको मिलाया, मिलाते ये जो बिंदु थे तीन ऐसे एक बिंदु, ये क्या बन गए, शीर्ष बन गए। अब इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पे स्थित बिंदु याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे कि वो परिकेंद्र होगा, इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पे तो परिकेंद्र होता है, और भुजाओं से समान दूरी पे स्थित क्या होता है, अंतःकेंद्र होता है। यानी कि हमें तो शीर्षों से याद करें तो हमें तो सीधी सी बात है परिकेंद्र याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, परिकेंद्र। अब हमारे सामने जो समस्या आती है कि सर परिकेंद्र कैसे याद करेंगे। परिकेंद्र याद करने के लिए देखिए दूसरी परिभाषा याद करेंगे कि परिकेंद्र की दूसरी परिभाषा क्या थी। पहली परिभाषा जो मैंने लिखवाई थी वो काम में लेंगे, दूसरी थी ना अर्थात में, उससे हमने समझा कि क्या याद करना पड़ेगा, तीनों शीर्षों से समान दूरी पे। अब देखिए पहली परिभाषा क्या थी कि लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, यानी कि हम इसके तीनों लंब समद्विभाजक खींचेंगे और जहां वो काटेंगे वही क्या होगा, परिकेंद्र होगा। देखिए ऐसे तो हम अपनी इच्छा से ले नहीं सकते कि यहां है, यहां है, यहां है या यहां है, तो हमने क्या किया, इसका लंब समद्विभाजक खींच दिया और इसका भी हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक खींच दिया, इस भुजा का भी हमने क्या किया, लंब समद्विभाजक खींच दिया और इनको आराम से हमने क्या किया, मिला दिया। देखिए लंब समद्विभाजक खींच दिया और ये जो बिंदु होगा भैया वो मान लेते ये बिंदु क्या होगा, परिकेंद्र होगा। परिकेंद्र कैसे होगा, अगर हम लोग यहां से देखिए ये वाली दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, समान होगी, परिकेंद्र होगा। अगर हम लोग प्रकार की नोक रख के यहां से वर्त बनाएंगे तो देखिए इन तीनों शीर्षों से होकर गुजरेगा, तीनों शीर्षों से होकर क्या करेगा, गुजरेगा। और कन्फर्म आप लोग प्रकार की सहायता से बना के देख सकते हो, कन्फर्म गुजरेगा अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो। अभी तो मेरे पास देखिए प्रकार नहीं है तो ऐसा ही बनेगा, काम चलाओ ही बनेगा। तो हमें हमारे पास ये बिंदु क्या है, परिकेंद्र है, यानी कि हम लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे। अब इसकी बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे। पहला जो पॉइंट था इसके समझने के लिए देखिए दोबारा से दिखाता हूं इसको क्या क्या था। हमें तीन बिंदु लेने थे, ए लिया, दूसरा देखिए बी, थोड़ा स्पीड से करते हैं, और तीसरा क्या लिया हमने, सी लिया। अब इसने बोला कि तीनों इन बिंदुओं से समान दूरी पे कोई बिंदु याद करो, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको मिला दूं तो ये जो त्रिभुज बन जाएगा, जो बिंदु थे वो क्या बन गया, अपने पास से शीर्ष बने गए। क्या बन गए अपने पास, ये तीनों के तीनों बिंदु शीर्ष बन गए। अब जब ये शीर्ष बन चुके हैं, अपने पास क्या हुआ कि जब ये शीर्ष बन चुके हैं तो इन तीनों शीर्षों से समान दूरी पे कोई बिंदु याद करना, तो मेरे दिमाग में आया कि तीनों बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित बिंदु तो क्या होता है, परिकेंद्र होता है। दैट मींस हमें परिकेंद्र याद करना है। क्या याद करना है हमें, परिकेंद्र याद करना है। अच्छा एक बात बताओ, परिकेंद्र याद क्या उसका है, परिकेंद्र क्यों है गुरुजी, लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। तो हमें क्या करना, लंब समद्विभाजक खींचना, इसका भी खींच दिया, ठीक है, लंब समद्विभाजक इसका खींचा, मान लो कि ये है, और इसका खींचा तो मान लो ये आ गया, इसका खींचा तो मान लो ये आ गया, और ये जो बिंदु आया ओ, ये क्या आ गया, अपने पास परिकेंद्र। अगर इनका कटान बिंदु था, लंब समद्विभाजक को क्या गया, कटान बिंदु आ गया, और जहां पे लंब समद्विभाजक काटे यही बिंदु क्या हो गया, अपने पास परिकेंद्र आ गया। और जब हमने यहां से यहां तक भरा चाप और इसको घुमा के देखा प्रकार को, तो ये तीनों शीर्षों से गुजरा एकदम फिक्स गुजरा, तो हमारे पास ये क्या बना, परिवर्त। क्या बना, परिवर्त, अर्थात ये क्या होगा, परिकेंद्र होगा। हाँ ये चीज तो समझ में आ गई कि तीनों बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित समान दूरी पे स्थित है समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपद क्या होगा, परिकेंद्र होगा। लेकिन इसकी बात करते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। तो चलिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं, शायद आशा करता हूं अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। हमें क्या दिया कि तीन बिंदु ले लेते हैं, डायग्राम में बनाते हैं हम लोग आंसर लगा के। कितने का था भैया, आंसर नंबर 3 का था, ठीक है। हमने तीन बिंदु लिए, पहला ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया और तीसरा ये ले लिया। ये बना दिया हमने त्रिभुज, ये हमने बना दिया त्रिभुज, और ये शीर्ष ए बी सी, ठीक है। और इसका जो समद्विभाजक किया था वो मान लो कि ये गुजर गया, और इसका जो समद्विभाजक था वो सॉरी ये गुजर गया, और इसका जो समद्विभाजक है वो मान लो कि ये आ गया यहां से, ठीक है।
और ये जो बिंदु है वो बिंदु क्या है, ओ, जिसपे ये काटी थी, ठीक है, जो परिकेंद्र था अपने पास। अब इसको लिखना है, कुछ नहीं करना, बस आपको लिखना है। और इससे हमने जो वर्त बनाया था वो यूं गया था, देखिए ये जा रहा वो वर्त, ये रहा वो वर्त, ठीक है, ये रहा अपने पास क्या वो वर्त। इन तीनों शीर्षों से जाएगा, आप प्रकार की सहायता से बनाओगे तो अच्छे से गुजर जाएगा। अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले हमें दिया था, क्या दिया था, जो दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया आपने को, देखिए अच्छे से कि तीन बिंदु क्या दे रखे हैं, ए बी व सी, असरेख बिंदु है, क्या है, असरेख बिंदु है। ये तो अपने को दे रखा था, क्या दे रखा, तीन बिंदु असरेख बिंदु है। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा इसको और बढ़ाते हैं। हमें याद क्या करना है, वो देखिए याद करना है, याद करना है, क्या याद करना है भैया, याद करना, उसके लिए लिखेंगे कि तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, तीनों बिंदु ए बी व सी से समदूरस्थ, तीनों बिंदुओं ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, ये हमें याद करना है। बिंदु का क्या याद करना, बिंदु पथ याद करना है। यहां तक लिख लिया आपने। अब डायरेक्ट बात करते हैं इसके हल की। देखिए उपपत्ति आपत्ति नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो ये डायरेक्ट लिख दिया हमने हल, या उपपत्ति भी लिख सकते हो आप। अब हमने इसको स्टार्ट किया, देखिए क्या किया, सबसे पहले हमने कि तीनों को मिलाया, क्या कि बिंदु ए बी, या फिर हम लोग रचना भी कर सकते हैं ना, इसमें याद करना है। देखिए रचना लिख लिया हमने, रचना, क्योंकि हमने खुद नहीं तो किया, रचना में लिखेंगे क्या कि तीनों बिंदु ए बी व सी को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया, ये तो हो गया अपने पास रचना में। अब बात करते हैं इसकी हल की बातें करते हैं। इसके हल में देखिए हमने क्या किया, समझना आप कि ए बी लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी व ए सी के लंब समद्विभाजक खींचे, जो बिंदु बिंदु ओ पर काटते हैं। देखिए तीनों के तीनों जो लंब समद्विभाजक है वो क्या कहां पे काटते हैं, ओ पर काटते हैं, काट गए ना ओ पे। देखिए ये बी वाला लंब समद्विभाजक है, ये सी से खींचा गया लंब समद्विभाजक है, और ये ए से खींचा गया लंब समद्विभाजक है। अगर आप नाम देना चाहते हो दे सकते हो, डी ई और एफ, ठीक है। ये ए डी है, ये बी ई है, और ये सी है। तीनों तीनों कहां काटते हैं, ओ पे काटते हैं। अब हमें देखना है क्या कि पर में देखनी है क्या कि लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु लंब समद्विभाजक, देखिए ये बिंदु ओ है, लिखेंगे कि बिंदु ओ लंब समद्विभाजक, कौन सा लंब समद्विभाजक भैया, एडी, पहले ये ले लेते हैं, एडी लंब समद्विभाजक एडी पर स्थित है, अतः यह बिंदु बी व सी से समदूरस्थ होगा। क्यों समदूरस्थ होगा, क्योंकि हम जानते हैं परमेति अपने पास की लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु उन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा जो रेखाखंड को बनाते हैं। देखिए ये लंब समद्विभाजक था, लंब समद्विभाजक पर स्थित प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु अगर इस पे स्थित है तो इन दोनों बिंदु से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा, अर्थात बिंदु ये दोनों दूरियां क्या होंगी, समान होंगी। अर्थात लगा के लिख देंगे हम लोग, अर्थात क्या लिख देंगे कि अपने पास ओ बी बराबर ओ सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग दोबारा से लिख देंगे, इसी प्रकार। अब ये वाला ले लो कि इसी प्रकार क्या कि बिंदु ओ, इसी प्रकार बिंदु ओ लंब समद्विभाजक, कौन सा लंब समद्विभाजक भैया, इस बार बीई, लंब समद्विभाजक बीई पर स्थित है, अतः यह, देखिए बीई की बात आई ना, तो बी की बात आई तो ए व सी से समान दूरी पर स्थित होगा, अतः यह बिंदु ए व सी से
क्या होगा भैया, समदूरस्थ होगा। ए व सी से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। ये अपने पास आ गया कि ए व सी से समदूरस्थ होगा ना, ये बिंदु ओ जो है ए व सी से समदूरस्थ होगा, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान होगी। अर्थात लगा के इसके लिए भी लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे कि ए ओ बराबर ओ सी। तो इसको देखिए समीकरण नंबर 2, ए ओ बराबर ओ सी। तो हमें देखना ये है, देखिए ए ओ भी ओ सी के बराबर है, ओ बी भी ओ सी के बराबर है, ये तो तीनों की तीनों आपस में समान होगी ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आया कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। देखिए ए ओ ओ सी के बराबर, ओ बी भी ओ सी के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका मतलब होगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब तीनों की तीनों आपस में बराबर है। ये तीनों की तीनों आपस में बराबर हो गया, तो ये चीज क्या दर्शाती है, इसको दे दो समीकरण 3। तो समीकरण 3 ने दर्शाया कि बिंदु जो ओ है वो शीर्ष ए बी व सी से क्या है, समदूरस्थ है। तो समीकरण 3 जो है, या साइड में मिटा के लिख रहा हूं भैया, आप लोग नोट करते रहिए प्रश्न को। देखिए लिखेंगे कि बिंदु समीकरण 3 स्पष्ट करता है, स्पष्ट करता है कि, क्या स्पष्ट करता है भैया, कि बिंदु ओ, बिंदु जो ओ है, बिंदु ओ शीर्ष, या बिंदु भी लिख सकते हैं शीर्ष ए बी व सी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अर्थात यह एक परिकेंद्र, अर्थात यह एक परिकेंद्र है, अर्थात यह एक परिकेंद्र है, क्योंकि शीर्षों से समान दूरी पे जो स्थित होता है वो क्या होता है, परिकेंद्र होता है, अर्थात यह एक परिकेंद्र है। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलिए इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट कर लिया, और आगे के जो प्रश्न है वो वो हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको बैठकर सॉल्व करें। धन्यवाद।